बिहार के किसी गांव में श्वेता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वो अनाथ थी। उसके माता पिता की कई समय पहले ही किसी हादसे में मौत हो गई थी। श्वेता अपने गुजारे के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। श्वेता गांव की लड़कियों का बहुत ही कम पैसों में सुंदर सा मेकअप करती थी, जो सबको बहुत पसंद आता था। दूसरी तरफ जब भी उसके पास कोई गरीब लड़की आती तो श्वेता बिना पैसे लिए उसका मुफ्त में ही मेकअप कर देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। श्वेता के पास काजल नाम की एक लड़की आती है और उससे कहती है, सुनो, मैं पास वाले शहर से आई हूँ, मुझे एक शादी में शामिल होना है। जल्दबाजी में मैं अपना मेकअप ही नहीं कर पाई, इसीलिए मैं अपना मेकअप करवाने तुम्हारे पास यहाँ आई हूँ। चलो जल्दी से मेरी थ्रेडिंग बना दो और मेकअप करके मेरे चेहरे को हसीन और खूबसूरत बना दो। उसके बाद श्वेता काजल की थ्रेडिंग बनाकर उसका अच्छे से मेकअप कर देती है। अपना इतना सुंदर मेकअप देखकर काजल बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुमने तो मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। कहो कितने पैसे हुए तुम्हारे? फिर श्वेता उसे सिर्फ 500 रुपए ही बताती है। ये सुनकर काजल हैरान रह जाती है। अरे तुम तो बहुत ही कम पैसे मांग रही हो। शहर में तो इस काम के हजारों रुपए लग जाते हैं। सच में तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। हाँ, क्योंकि मैं सच्चाई और ईमानदारी से ही पैसे कमाती हूँ। तुम्हारी इसी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। देखो, मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए जब भी तुम पर कोई भी मुसीबत आए तो तुम मुझे तुरंत ही फोन कर देना। ये लो मेरा फोन नंबर। फिर वो दोनों काफी बातें करने के बाद काजल श्वेता से विदा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक उस गांव में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में श्वेता का पार्लर और उसका घर दोनों ही बह जाते हैं। अब श्वेता बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो सोचती है, हे ऊपर वाले, एक ही रात में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने बड़ी मेहनत से अपना ब्यूटी पार्लर खोला था, लेकिन शुक्र है मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे थे। अब मैं उन पैसों को शहर लेकर जाऊंगी और उससे शहर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। उसके बाद श्वेता बैंक में जाती है और बैंक से सारे पैसे निकाल लेती है और उन पैसों को लेकर शहर में पहुंच जाती है। लेकिन शहर में महंगे महंगे और बड़े पार्लर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलती है, अरे यहाँ तो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों ने लूट मचा रखी है। मामूली से मामूली काम के बदले ये सब बहुत ज्यादा पैसे लेती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोलकर कम पैसों में ही लड़कियों का मेकअप करूँगी। उसके बाद श्वेता एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और कम कीमत में ही लड़कियों का मेकअप करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ श्वेता का किया हुआ मेकअप बहुत ही अच्छा होता था, जिस वजह से उसके पास आने वाली सभी लड़कियां अपनी सहेलियों को भी लेकर वहाँ पर आया करती थीं। और इस तरह धीरे धीरे श्वेता का पार्लर चल पड़ा। लेकिन श्वेता की कामयाबी से आसपास के ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों को बहुत जलन होने लगती है और वो लोग आपस में बोलती हैं, जब से इस गांव की गवार ने यहाँ ब्यूटी पार्लर खोला है, तब से हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही कम कीमत में लड़कियों का अच्छा मेकअप करती है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना एक दिन हमें अपना ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ेगा। उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर श्वेता के पास पहुंच जाती हैं और श्वेता को धमकाते हुए कहती हैं, हमारी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू यहाँ पर ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएगी। जहाँ से आई है वहीं पर वापस लौट जा। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या बात है? लेकिन आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिस वजह से तुमसे मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? अरे तूने हमें पागल समझ रखा है क्या?
तू कम पैसों में लड़कियों का मेकअप इतना अच्छा करती है, जिस वजह से सभी लड़कियां तेरे पास ही मेकअप करवाने आने लगी हैं। हाँ, तेरी वजह से हमारे ब्यूटी पार्लर में लड़कियों ने आना कम कर दिया है, इसीलिए हम तुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है, तुम सब एक नंबर की लालची हो। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में तुम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटती रहती हो। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लगता है इसकी मरम्मत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद सभी लड़कियाँ मिलकर श्वेता की बुरी तरह से धुलाई करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। काजल जल्दी से उसी वक्त अपने पापा को फोन करके वहाँ पर बुला लेती है। फिर उसके बाद उसके पापा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। काजल के पापा को देखकर सभी ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियाँ बहुत डर जाती हैं और काजल श्वेता को चुप कराने लगती है। सब अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। इस मासूम लड़की पर हाथ उठाने की तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी मैं तुम सबको 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दूंगा। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं और उनसे अपनी गलती की माफी मांगने लग जाती हैं। नहीं नहीं, तुम सबने गुनाह किया है। तुम सबको सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि दोबारा तुम इस तरह की गलती कभी ना करो। उसके बाद काजल के पापा उन सभी लड़कियों को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ श्वेता काजल से कहती है, काजल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम न आती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे लेकिन तुम यहाँ पर आई कैसे? अरे मैं इसी शहर में रहती हूँ, मैं यहाँ पर हर ब्यूटी पार्लर में जाती रहती हूँ। लेकिन मैंने इस नए ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत सुना था। मैं यहाँ पर भी मेकअप कराने आई थी, लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर तुम थी और सभी लड़कियाँ तुम्हें। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से श्वेता फिर से खुशी खुशी काजल के साथ में अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। और कुछ ही समय बाद श्वेता बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उसके पास घर गाड़ी सब कुछ था और फिर वो हंसी खुशी से काजल के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। कंगना के बाबा की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला अब कोई भी नहीं था। एक दिन कंगना अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कहीं पर नौकरी कर लेती हूँ। अरे तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो तुझे नौकरी कहाँ पर मिलेगी? माँ मुझे जो भी काम मिलेगा मैं वो कर लूँगी, सफाई वगैरह भी। पहले तू काम तो ढूंढ। फिर कंगना काम ढूंढने के लिए बाजार में घूमने लगती है। दीदी आपके पास कोई काम है क्या? नहीं है कोई काम, तू जा यहाँ से। बाजार में घूमते घूमते कंगना एक ब्यूटी पार्लर के पास आ पहुँची। दीदी आपके पास कोई काम है क्या? क्या काम कर सकती हो तुम बेटी? कोई भी छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह। अभी तेरी उम्र छोटी है, तू नया काम सीख सकती है। ठीक है, तू कल से मेरे पार्लर में काम पर आ जा। शुरू में तू सफाई का काम कर ले और धीरे धीरे पार्लर का काम भी सीख लेना। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंगना को काम मिल गया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। चलो अच्छा है तुझे काम मिल गया, अब कम से कम हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ माँ। अगले दिन से कंगना पार्लर पहुँची। पहले उसने पार्लर की सफाई की और फिर बैठकर देखने लगी कि मीना कैसे काम कर रही है। कंगना उस स्ट्रीमर को ऑन कर दे। जी दीदी। मीना कंगना को छोटे मोटे काम देने लगी। कुछ दिनों बाद मीना ने कंगना को काम सिखाना शुरू किया। कंगना ये स्ट्रेटनर है, इसे ऐसे पकड़ते हैं,
और इसका टेम्परेचर लो से मीडियम ही रखना है। हाई पर बाल जल सकते हैं। जी दीदी। कंगना जल्दी जल्दी पार्लर का सारा काम सीख रही थी। एक ही महीने में वो बहुत कुछ सीख गई। बेटा जरा इनका फेशियल कर दे। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। कंगना काम सीख चुकी थी तो मीना ने उसकी पगार भी बढ़ा दी। ये ले बेटा, तेरी इस महीने की पगार। हमेशा से ज्यादा पगार पाकर कंगना बहुत खुश थी। ये लो माँ, इस बार दीदी ने मुझे ज्यादा पगार दी है। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। तो इन पैसों से तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद ले। जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी कपड़े खरीदूंगी। जैसे जैसे कंगना काम सीखती जा रही थी, मीना उसकी पगार भी बढ़ाती जा रही थी। कंगना भी इस काम से बहुत खुश थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए और एक दिन जब कंगना घर लौटी तो उसके घर पर कोई मेहमान आए थे। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा ये तेरे दूर के मामा जी हैं। प्रणाम मामा जी। प्रणाम बेटा, खुश रहो। ये तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो ही गई है। लेकिन माँ, अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? अरे तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कर, मैं अपना खुद देख लूंगी। तेरे पापा यहाँ होते तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बस तू इसे ठुकरा मत। कंगना ने कुछ देर सोचा और फिर वो अपनी माँ का मुंह देखकर हामी भर देती है। राघव एक फैक्ट्री में काम करता है, 15,000 रुपए पगार है उसकी। वो कंगना को कोई भी कमी नहीं होने देगा दीदी। ठीक है, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। फिर कुछ दिनों के बाद कंगना को देखने के लिए राघव और उसके रिश्तेदार आए। बहन जी, राघव के माँ बाप को तो गुजरे सालों हुए हैं। बहन जी, मैं इसकी मौसी हूँ और मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। राघव के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता मंजूर है तो मुहूर्त देखते हैं। जी हाँ बहन जी, हमें मंजूर है। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। राघव और कंगना की शादी का मुहूर्त निकल गया था और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक था। राघव कंगना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जी सुनिए, आज आपके लिए क्या बनाऊं? आज तो संडे है, आज खाना मैं बनाऊंगा। आप बनाएंगे? हाँ, मैं सालों से खाना बना रहा हूँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। तुम आज आराम करो। कंगना बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है। उसकी खुशी दोगुनी हो गई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। कुछ महीने बीत गए और एक दिन राघव शराब पीकर घर आया। अरे, आपने शराब पी है क्या? हाँ, वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने जबरदस्ती थोड़ी सी पिला दी है। कंगना को राघव का शराब पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर तो ये रोज का हो गया था। राघव हर दिन घर शराब पीकर ही आता था और अब राघव और कंगना में अनबन होने लगी थी। आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए जी। मैं अपने पैसे से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? राघव ने गुस्से में कंगना को जोरदार तमाचा मार दिया। कंगना गर्भवती थी पर राघव उसे रोज मारा करता था। 4 महीने बाद कंगना ने घर को छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। फिर उसने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ?
मैंने तो तेरी भलाई के लिए तेरी शादी की थी। मुझे कहाँ पता था कि तेरे साथ ये सब होगा बेटी। मुझे माफ कर दे। तू अब उस हैवान के पास बिल्कुल भी मत जाना। तू यहीं रह जा बेटी, यहीं रह जा। कंगना अपनी माँ के घर ही रुक गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। माँ, मैं सोच रही हूँ कि पार्लर का जॉब वापस से ज्वाइन कर लूँ। नहीं बेटा, इस हालत में तू नौकरी पर कैसे जाएगी? मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तभी कंगना सोचती है और उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल दूँ तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हाँ, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है बेटा। ये तो तू कर सकती है। फिर उसी शाम मनोरमा और कंगना ने बाजार से पार्लर का सारा सामान खरीद लिया और फिर घर के एक कमरे में ही उन्होंने पार्लर बना लिया और घर के बाहर पार्लर का बोर्ड भी लगा दिया। पहले ही दिन उसके पार्लर में कस्टमर आने लगे, जिससे कंगना और मनोरमा बहुत खुश हो गयी। कंगना बहुत अच्छा काम करती थी, इसलिए कस्टमर वापस आया करते थे और धीरे धीरे उसका ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद भी वो 10-10 घंटे काम किया करती थी। फिर कुछ महीनों बाद कंगना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और फिर अपनी छोटी सी बेटी को संभालते हुए कंगना पार्लर भी चलाने लगी। कंगना के जीवन में अभी भी संघर्ष था, पर उसके पास एक रास्ता था जिससे वो अपनी और अपने अपनों की जिंदगी बेहतर बना रही थी। 5 साल कड़ी मेहनत करके कंगना ने अपना एक बड़ा सा सैलून खोल दिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाती थी और वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। ये उसके लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन अब भी उसका संघर्ष जारी है। अरे बेटा, देख, तेरी फ्लाइट को आने में पूरा 1 घंटा है। आखिरी बार अपनी माँ को अपने बेटे से अच्छे से मिलने तो दे। तू तो जानता ही है, तू वहाँ जाने के बाद मुझे भूल जाएगा, लेकिन तेरी माँ तेरे इस चेहरे को तेरे आने तक अपने मन में छुपा लेगी। अरे माँ, आप भी ना ये फिल्मी ड्रामा कर करके मुझे रुला दोगी। देखो, मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूँ। मुझे इस तरह मत भेजो कि मैं वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करूँ। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, वहाँ जाने के बाद तू गोरी लड़कियों के पीछे तो नहीं भागेगा ना? क्योंकि वो गोरी मैडम तेरा जीना हराम कर देंगी। उन गोरी मैडम से थोड़ी दूरी ही बनाकर रखना। अरे माँ, आप भी ना। चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी बातों के चलते मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। रमन ऐसा कहकर अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चला जाता है और वही बेचारी गायत्री फ्लाइट के बाहर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर वापस आ जाती है। रमन अमेरिका में अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था। वहाँ उसकी जॉब की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? तो इस तरह रमन की जॉब पर उसे एक लीजा नाम की अंग्रेजन दोस्त मिल जाती है, जो उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते रमन को लीजा से प्यार होने लगता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद वो लीजा को अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत ही अच्छे से सिखा देता है। रमन, हमारी शादी को पूरा 3 साल हो गया है और तुमने मुझे अभी तक अपनी माँ से भी नहीं मिलवाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। बेबी, क्या करोगी तुम माँ से मिलकर? वैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना था ना? चलो मैं तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करवा देता हूँ। लीजा की बात टालने के लिए रमन उससे ऐसा कह देता है, जिसके बाद उसे वो सब पूरा भी करना पड़ता है। अमेरिका में ही रमन लीजा को हाई लेवल ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा देता है।
एक दिन अचानक से रमन की माँ की कॉल आती है। बेटा, मैंने तो तुझे कहा ही था कि तू अमेरिका जाने के बाद अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल ही जाएगा। देख, वहाँ किसी अंग्रेजन के चक्कर में मत पड़ना। मैंने तेरे लिए एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ कर रखी है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिका से वापस आजा बेटा। अरे माँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ। आप मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू कुछ ही दिनों में अपनी माँ की अर्थी पर गांव वापस लौटेगा, लेकिन तुझे गांव तो आना ही होगा। एक तरफ तो रमन ने अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ उससे उसकी शादी के लिए ही वापस बुला रही थी। बेचारा रमन फंस जाता है और ना चाहते हुए भी उसे लीजा के साथ अपनी माँ के घर वापस आना पड़ता है। जैसे ही गायत्री अपने बेटे रमन को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है। आखिरकार बेटा, तू मुझसे मिलने आ ही गया। मैं तेरी राह कब से देख रही थी। क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? माँ, मैं क्या करूँ, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी। वैसे माँ, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। इससे मिलिए, ये है लीजा, आपकी बहू। ये सुनते ही गायत्री अचंभित रह जाती है, मानो उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, और वो रमन से कहती है, हे भगवान, एक अंग्रेजन को तू मेरे घर पर उठा कर ले आया है। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हर बात तूने केवल अपनी ही सुनी। लेकिन ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ले जा इस विलायती अंग्रेजन को। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की अब इस घर की बहू है और इस बात को आप नकार नहीं सकती। रमन लीजा के बारे में गायत्री को अच्छे से समझाता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गायत्री को रमन की बात माननी ही पड़ती है और लीजा को घर में आने की इजाजत भी देनी पड़ती है। लेकिन गायत्री को लीजा एक आग भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो गोरी चमड़ी और विलायती थी। माँ जी, आप यहाँ पर बैठी हैं, बताइए क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको चाय बनाकर लाकर दूँ? नहीं नहीं बहू, चाय क्यों, एक काम कर, चाय बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना, ताकि मैं मर जाऊं और तेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी लीजा हैरान रह जाती है और वो गायत्री से कुछ भी नहीं कह पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमन को अमेरिका से कॉल आता है, जिसके चलते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान न हो तो और क्या करूं? तुम्हें पता है, मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं वहाँ का अकाउंटेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही लीजा भी बिल्कुल हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी ये सब कुछ सुन लेती है और रमन से कहती है, बेटा, तू मान या ना मान, ये सब इस गोरी चमड़ी की साजिश है। ये अंग्रेजन तेरे साथ एक गेम खेल रही है। इसे इस घर से निकाल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आप तो चुप ही नहीं होती हो। जब देखो बेचारी लीजा के पीछे ही पड़ी रहती हो। उसने कुछ भी नहीं किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रमन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गायत्री भी चली जाती है, लेकिन बेचारी लीजा अपनी सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे पैसों की तंगी होना और घर का राशन खत्म हो जाता है। माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं? अब मैं तुझे क्या बताऊं? एक काम कर, मुझे ही बना डाल, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं और ना ही मेरे निकम्मे बेटे के पास एक फूटी कौड़ी है। माँ जी, वैसे मैंने खुद सोचा था, जब तक रमन जी को नौकरी नहीं मिल जाती, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं और अपना खुद का काम कर लूं।
क्या कहा तूने? तू ब्यूटी पार्लर खोलेगी? अरे और इज्जत का जनाजा निकालना है क्या? मेरे तो इस घर में आराम से रह ले। वैसे ही तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं। गायत्री लीजा को डांट देती है, जिसके बाद बेचारी लीजा रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन दिन बीतते रहते हैं, लेकिन घर की परेशानियां खत्म नहीं हो पाती। एक दिन गायत्री से मिलने उसकी सहेली मीनू उसके घर पर आती है। अब क्या बताऊं बहन तुझे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मुझे शादी में जाना है और हमारे यहाँ कोई पार्लर वाली ही नहीं है जो मुझे अच्छे से तैयार कर सके और मेरा ब्लीच फेशियल भी कर सके। अरे तो जरूरत भी क्या है, अब तो हम बूढ़ी हो चुकी हैं। अब हम कौन सा पहले की तरह जवान हैं जो मेकअप और ये सब करवाएंगे। अरे गायत्री, ये तो तुम्हारी सोच है। मैं तो अभी जवान हूँ और शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ। तभी लीजा वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है, जिसके चलते लीजा मीनू से कहती है, माँ जी, मैंने पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं आपका मेकअप भी कर सकती हूँ और ब्लीच फेशियल भी। लो जी, कर लो बात। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वही बात हो गई आज तो। मैं पूरे गांव में पार्लर वाले ढूंढ रही थी, पर गायत्री तेरी बहू तो खुद ही एक पार्लर वाली है। मगर ये तो अंग्रेजन है, इसे तो और अच्छा काम करना आता होगा। ऐसा कहने के बाद मीनू अपना मेकअप और ब्लीच फेशियल लीजा से ही करवाती है। इसके चलते लीजा मीनू का बहुत अच्छा मेकअप भी करती है और बहुत अच्छे से ब्रिज भूषण भी कर देती है। ये सब देखकर मीनू बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे 2000 रुपए देकर जाती है। अरे बहू, जितनी जल्दी हो सके तू अपनी दुकान खोल ले, बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं लीजा उन पैसों से घर का राशन ले आती है। ये सब देखकर गायत्री को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो लीजा को उसकी दुकान खोलने की परमिशन दे देती है और अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी दुकान का सारा सामान भी लेकर आती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी कला को नकारा। आज से तू अपना खुद का पार्लर चलाएगी और तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या था, लीजा गांव में खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जिसके चलते उसके पार्लर में अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं और वो खूब पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और लीजा अपने पति रमन और सास गायत्री के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।